जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अभिषेक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं मध्यकालीन इतिहास, और जिसमें हम कंप्लीट दिल्ली सल्तनत को रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि हमारी आगामी बीपीएससी फेज 7 शिक्षक भर्ती में दिल्ली सल्तनत से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है या किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। वह गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसने लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया, और भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इख्तियार प्रदान किया था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए लाहौर में। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इख्तियार प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब देता है ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। हौज ए शमसी एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश ने शमसी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब को हौज ए शमसी का नाम दिया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क इल्तुतमिश ही था, और इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा को प्रारंभ किया था। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया तथा दिल्ली में पहला मदरसा-ए मुइज्जी की स्थापना की। इसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश शासक था, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इसका सही जवाब था ऑप्शन डी मलिक जानी को। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। इसका सही जवाब देता है ऑप्शन बी इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इसका सही जवाब देता है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रहराज IV ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए कॉलेज का। अरुणोराज का पुत्र विग्रहराज IV अथवा बीसल देव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने ही अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, और माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में किया गया, और इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पड़ गया।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका सही जवाब होता है एक मस्जिद। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए चांदी और तांबा का। सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1.48 था। वह प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के समान थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि इसका सही जवाब था ऑप्शन डी उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। रजिया अपने सद्गुणों के बावजूद शासिका के रूप में सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अमीर शिकार की पदवी बलबन को इसी काल में मिला था। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1265 ईस्वी से 1287 तक शासन किया। शासन पद्धति को बलबन ने नवीन सांचे में ढाला और उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया। उसका कहना था कि सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि है और इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है। उसने सिजदा एवं पैबोस की परंपरा को लागू किया तथा फारसी त्योहार नैरोज को भी प्रारंभ करवाया। उसकी शासन व्यवस्था को रक्त एवं लहू की नीति कहकर संबोधित किया जाता है। बर्नी के अनुसार बलबन का राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। बलबन ने 40 ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा था और बलबन के समय तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लहू की नीति कब अपनाई? यानी कि किस शासन सुल्तान के समय दिल्ली ने रक्त एवं लहू की नीति अपनाई? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी बलबन के समय। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी जियाउल दीन बर्नी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी बलबन। 40 ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी बलबन ने। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए बलबन के समय। हमारा दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश आ जाता है खिलजी वंश। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। खिलजी ने इसको कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया जिसे दीवान ए रियासत नाम दिया गया। इसका प्रधान सदर ए रियासत कहा जाता था। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया और इसे साहना ए मंडी कहा जाता था जो योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी था।
खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक कैकुबाद की 1290 ईस्वी में हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापना की। सल्तनत काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था और खिलजियों ने ही भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने की परंपरा शुरू की। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दाग और हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दें। इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। दीवान ए आरिज सैनिकों का हुलिया रखा था और इसी प्रकार अपने घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की थी। उसने घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया जो आधुनिक काल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से साम्यता रखता है। अलाउद्दीन ने इस जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया है और अलाउद्दीन द्वारा बनवाए गए अलाई दरवाजा ने सबसे पहले भित्त मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? इसका सही जवाब देता है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी अलाई दरवाजा में। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी राणा रतन सिंह। 12 मासा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध सेनापतियों की जिसमें कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए जफर खान। अलाउद्दीन की प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और अलाउद्दीन द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था और अलाउद्दीन ने खूत व मुकदमों की शक्ति को समाप्त कर दिया जिससे उनकी स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करने लगीं और अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका सही जवाब देता है ऑप्शन ए रामचंद्र देव। किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? इसका सही जवाब देता है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने।
इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, खम्स। खम्स लूट का धन होता था और इस धन का 1/5 भाग राजकोष में तथा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता, परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया। ये भूमि उत्पाद कर नहीं था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था और ये उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। खिलजी शासक की हत्या करके नसीरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना और जो भारतीय मुसलमान था। A.L. श्रीवास्तव ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखा है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, A.L. श्रीवास्तव ने। अब हमारा अगला वंश आ जाता है तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से सन 1327 में दक्कन के दौलताबाद में स्थानांतरित की गई। इसके पीछे उसका तर्क था कि राजधानी को एक केंद्रीय स्थान पर ले जाने से उसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कुशलता से शासन करने में मदद मिलेगी। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 तक था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला मोहम्मद तुगलक के शासनकाल पर प्रकाश डालती है। मोहम्मद तुगलक ने कृषि विकास के लिए कृषि मंत्रालय की स्थापना की और अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव व अन्याय को समाप्त करने का प्रयास मोहम्मद तुगलक ने किया था। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? तो इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में विषय पर इब्न बतूता की रेहला पुस्तक प्रकाश डालती है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की वह था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे की शक्ति परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण था ताकि उलेमाओं एवं अमीरों को संतुष्ट किया जा सके जिससे वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह न कर सके। फिरोज तुगलक ने जागीर तथा सेना में वंशानुगत का नियम लागू कर दिया। फिरोज के समय से ही जजिया एक अलग कर के रूप में सामने आया और फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल ए फिरोजशाही नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे और उसने दीवान ए बंदगान नाम से गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, दलाइले फिरोजशाही। किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने।
फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 1200 बाग लगवाए। इससे राजस्व में भी वृद्धि हुई और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए एक रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाई। इसने गरीबों के सहायतार्थ एक खैराती अस्पताल दार उल सफा की स्थापना करवाई। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। चौथा वंश आ जाता है सैयद वंश। तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन बी, सैयद वंश। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को सैयद वंश के सबसे योग्यतम शासक मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। ये ग्रंथ सैयद वंश का एक महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है। फरिश्ता ने मुबारक शाह के विषय में लिखा है कि वह एक सभ्य राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, सैयद वंश का। पांचवा वंश आ जाता है लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, बहलोल लोदी ने। लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी द्वारा की गई थी। लोदी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 के अपने शासनकाल में 1504 ईस्वी में की। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने दोआब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूताना शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर आगरा को 1504 ईस्वी में राजधानी बनाया। अब बात कर लेते हैं पूरे सल्तनत काली के मिक्स क्वेश्चनों पर। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था। ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इन्हें इनके कार्य क्षेत्र में राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा गया था, जिससे पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, जयदेव। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। जयदेव का जन्म उड़ीसा में भुवनेश्वर के एक ग्राम में हुआ था। गीत गोविंद में श्री कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा का विवाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपावलंब, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राखी की सखी द्वारा राधा के विरह प्रताप आदि का वर्णन है। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। उस युद्ध में मुस्लिमों की विजय हुई और राजपूतानों की पराजय हुई थी। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर विध्वंस कब किया था? इसका सही जवाब था 1026 ईस्वी में। गजनी के महमूद ने
प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर किया था तथा दूसरा आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया और इसमें विजयी हुआ। महमूद का उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात में की समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ या सोमेश्वर मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया गया था। उस समय वहां का राजा भीम प्रथम था। हमारा अगला टॉपिक आता है बहमनी राजवंश। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मूल नाम हसन गंगू, ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी। इसने गुलबर्गों को अपनी राजधानी बनाया तथा बाद में उसका नाम एहसानाबाद रखा। इसका प्रतिद्वंदी राज विजयनगर था और उसने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए बीजापुर गोलकुंडा से। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विजयनगर साम्राज्य। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण ने से शिक्षा ली थी। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर सेकंड विजयनगर का शासक बना, जिसने बहमनी साम्राज्य से गोवा को छीन लिया। आगे चलकर देवराय सेकंड शासक बना, जिसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन दो सी देवराय सेकंड के। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी बाबर के। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह के। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका भू राजस्व। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध। तो आज हमने कंप्लीट दिल्ली सल्तनत का रिवीजन किया है और कल हम 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन और उसके साथ मुगल काल के बारे में जानेंगे और उसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।